नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्केड वेव में। दोस्तों, हम आज अपने इस वीडियो में सूर्य के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ब्रह्मांड के बारे में, गैलेक्सी के बारे में पढ़ा। आज हम सौर मंडल का जो सौर का जन्मदाता है सूर्य, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारी गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। हमारी गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं, 10 की घात 11 तारे। उसी का एक हिस्सा है सूर्य। हमारी गैलेक्सी का 100 अरब तारे हैं, उसमें से एक तारा है सूर्य, जिसमें हमारा सौर मंडल है। सूर्य का अपना परिवार है सौर मंडल। आज के इस चैप्टर में सिर्फ सूर्य के बारे में अध्ययन करेंगे। सूर्य की बेसिक स्ट्रक्चर, जो भी एग्जाम में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव कहाँ कहाँ से बनेंगे, उसके बारे में सारे एक एक क्वेश्चन समझेंगे। सूर्य का केंद्रीय भाग होता है ये। इसका हम एक स्ट्रक्चर चित्र बनाएंगे। इसको बोलते हैं सेंटर को क्राउड। सूर्य के चारों तरफ एक प्रकाशमान, जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर ये एक सतह नहीं होती है, सिर्फ प्रकाश की सतह होती है। यानी कि सूर्य के तापमान के हिसाब से एक सतह बन जाती है जो प्रकाश के रूप में दिखाई पड़ती है। ये कोई एक सतह नहीं है। सूर्य की जो सतह है वो प्रकाश मंडल से काफ़ी नीचे होती है। जैसे पृथ्वी के धरातल की तरह ये सूर्य की सतह है। इसको बोलते हैं वर्णमंडल। वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर। ठीक है दोस्तों, सूर्य की जो ऊर्जा का सोर्स होता है, पहला पॉइंट अपना, सूर्य ऊर्जा कैसे बनाता है। सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा, इसमें क्या होता है, 71% हाइड्रोजन होती है। सूर्य के अंदर सूर्य की जो ऊर्जा का सोर्स है वो है हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम परमाणु में बदलना। ये एक मोस्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा का सोर्स क्या है। हाइड्रोजन परमाणु का हीलियम परमाणु में बदलना। हाइड्रोजन परमाणु जब अगर हीलियम परमाणु में बदलेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वही ऊर्जा
पूरे सूर्य को एक गैसीय गोला बना देती है और उसी के हिसाब से जो इसका प्रकाश मंडल का विकास होता है, ये प्रकाश मंडल के जरिए पूरे सौर मंडल में इसके जरिए प्रकाश फैलता है। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा का सोर्स का पता चल गया कि सूर्य के अंदर 71% 71% हाइड्रोजन होती है, जो नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित होती रहती है। हीलियम परमाणु में बदलती रहती है। इसी वजह से सूर्य का जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका कारण है हाइड्रोजन परमाणु का हीलियम परमाणु में नाभिकीय संलयन द्वारा बदलना। ठीक है, ये अपना ऊर्जा का सोर्स पता चल गया। संरचना होती है क्रोड, इसको कोर भी बोलते हैं, कोर, CORE, कोर। इसकी संरचना आपको पता चल गया, कोर है, ये है वर्णमंडल और ये प्रकाश मंडल। ठीक है दोस्तों, अब आता है इसके अंदर प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल फोटोस्फेयर, यह फोटोस्फेयर होता है जो सूर्य के चारों तरफ प्रकाश के रूप में हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं। इसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है दोस्तों? 6000 डिग्री सेल्सियस। जो फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल है उसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। फोटोस्फीयर का तापमान कितना हो गया? 6000 डिग्री सेल्सियस। दूसरा आता है वर्णमंडल। वर्णमंडल होता है ये जो ये दिखाई नहीं पड़ता, यानी कि यह सूर्य की सतह होती है। देखो, कोरोना और वर्णमंडल में फर्क होता है। एक वर्ड आएगा आपके आगे, कोरोना, क्रिट, जो सूर्य ग्रहण के समय देखा जाता है। वर्णमंडल और कोरोना में एक अंतर है। सूर्य की सतह होती है, सतह में सूर्य की ग्रेविटी इतनी है कि यहाँ पे प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि ये प्रकाश को अवशोषित कर लेता है अपने अंदर। सिर्फ ये पृथ्वी के धरातल की तरह धरातल होता है, एक सतह होती है, इसमें अपना कोई प्रकाश नहीं होता। इसका सिर्फ जो प्रकाश अपने को दिखाई पड़ता है, पृथ्वी से जो दिखाई देता है, खुली आंखों से जो देखा जा सकता है, वो सिर्फ फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल को देखा जाता है। वर्णमंडल, ये जो इसकी सतह होती है सूर्य को, इसका प्रकाश नहीं होता। उसका कारण है, प्रकाश से क्यों नहीं होता? क्योंकि सूर्य की ग्रेविटी के कारण जो इसको प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और इस सतह पे कोई प्रकाश नहीं होता। इसके अंदर जो होता है वो आग की ज्वाला होती है, गैस के गोले होते हैं, और जो उसी गैस के और उसी पावर और उसी एनर्जी के कारण जो फोटोस्फीयर बनता है, उसी तापमान के कारण जो सिर्फ प्रकाश मंडल ही दिखाई पड़ता है। कोरोना, वर्णमंडल हो गया, प्रकाश मंडल हो गया, संरचना हो गई, ऊर्जा का सोर्स हो गया। कोरोना, कोरोना क्या होता है? जो प्रेजेंट में चल रहा है कोरोना, कोविड-19, वो नहीं है कोरोना, समझेंगे इसको। यह होता है सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय जो दिखाई देता है वो है कोरोना। आपने देखा होगा सूर्य ग्रहण के समय जो एक्सरे की जो फिल्म होती है उससे हम सूर्य को देख सकते हैं। नंगी आंखों से देखना हानिकारक पाया जाता है, हानिकारक होता है। जब सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को खुली आंखों से, नंगी आंखों से देखना हानिकारक होता है, या तो चश्मे से या फिर
एक्सरे की जो फिल्म होती है उसी से देखा जाता है, वो होता है कोरोना। कोरोना, इसको किरीट भी बोलते हैं, किरीट। कोरोना को सूर्य किरीट बोलते हैं, सूर्य किरीट या सूर्य मुकुट। सूर्य मुकुट। और ये स्थिति होती है सूर्य ग्रहण के समय। सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों? सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। सूर्य और ये मून, और यहां पे आ जाती है पृथ्वी। यानी कि हम पृथ्वी से सूर्य को नहीं देख पाते, कारण बीच में चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा की वजह से हम सूर्य को नहीं देख पाते, और जो ये सूर्य का प्रकाश मंडल है वो प्रकाश मंडल छुप जाता है, और हम सिर्फ इसकी सतह को, कोरोना किरीट को ही देख पाते हैं। इस वजह से कोरोना की जो स्थिति होती है वो होती है सूर्य ग्रहण के समय। ठीक है दोस्तों, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है। वो आपको अगले चैप्टर में बताएंगे कि प्रत्येक अमावस्या को क्यों नहीं होता है। सौर ज्वाला, ज्वाला से आपको पता चल रहा होगा अग्नि का तूफान या अग्नि। सौर यानी सूर्य की ज्वाला। इसमें आपको पता है हाइड्रोजन के जो परमाणु है वो नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम परमाणु में बदलते रहते हैं। तो इसमें कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन से हीलियम में बदलने के कारण यहाँ पे परमाणु ये तूफान उठते हैं। सूर्य में कहीं कहीं जगह परमाणु ये तूफान उठते हैं। ये तूफान की लपटें इतनी अधिक होती है कि ये कभी कभी सूर्य से बाहर भी चले जाते हैं, यानी कि सौर मंडल में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सौर मंडल में प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि सूर्य से की ग्रेविटी से बाहर निकलकर ये जो तूफान उठता है, जैसे पृथ्वी पे तूफान है तो जैसे ये तूफान है, चक्रवात है, तो सिर्फ इसमें आग ही आग होती है, सौर ज्वाला, यानी इसमें बहुत ज़्यादा परमाणु ऊर्जा होती है। ठीक है दोस्तों, तो सौर ज्वाला, ये जो सौर ज्वाला उठती है, ये इसका एक समय होता है 22 वर्ष। 22 वर्ष, एक एक चीज को दोस्तों ध्यान से पढ़ना। 22 वर्ष। सौर ज्वाला शुरुआत के 11 वर्ष, 11 वर्ष में इसमें सौर ज्वाला उठती है, यानी कि सूर्य का तूफान उठता है, और ये यहां से सौर मंडल में या ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाता है, और यहां से एनर्जी खाली हो जाती है। यानी कि जब तूफान आता है तो वहां के कुछ, यानी कि अपन कह सकते हैं वहां का जो वायुदाब होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि तूफान कम वायुदाब की तरफ चला जाता है और यहाँ का वायुदाब कम हो जाता है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है सूर्य का, जहाँ से तूफान उठता है वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बाकी सूर्य से कम हो जाता है। उसको सौर कलंक कहते हैं, सौर कलंक। यानी कि जो सूर्य का सौर ज्वाला के शुरुआत के 11 वर्ष तक सौर ज्वाला उठती है, और ये 11 वर्ष तक सौर कलंक, 11 वर्ष तक सौर कलंक रहता है। यानी कि इसको बोल सकते हैं सूर्य के धब्बे, जिसको बोलते हैं सूर्य कलंक। यानी सूर्य में जो बिना, यानी कि आसपास के एरिया से कम टेम्परेचर वाला जो स्थान होता है, जो ये कलर में ब्लैक दिखाई देते हैं। खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसको दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है और देखा गया है। इसका टेम्परेचर होता है, जैसे सूर्य का टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर है यहाँ का, 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ का टेम्परेचर इस टेम्परेचर से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है, यानी कि यहाँ का 4500 ही रह जाएगा।
यानी कि यहाँ से 1500 सेल्सियस कम रह जाता है सौर कलंक में। अब ये क्या होता है, वापस जो 11 साल होते हैं ना, 11 साल में वापस ये रिकवरी करता है, प्लस 11 साल में, 11 साल में रिकवरी करता है, वापस इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, वापस वही 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी कि सौर ज्वाला प्लस सौर कलंक की जो अवधि होती है वो 22 वर्ष होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे ज्वार और बाटे का अंतर होता है ना, ज्वार बाटा कितने घंटे में बनता है और कितने घंटे में, इसी तरह सौर ज्वाला और सौर कलंक के बीच में 22 वर्ष का समय लगता है बनने और बिगड़ने में। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 वर्ड दिए गए हैं, ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। मैंने कहा था कि सौर ज्वाला के जरिए जो इसकी ऊर्जा होती है, परमाणु ऊर्जा, वो कभी कभी सौर मंडल में प्रवेश कर जाती है। और ये ज्वाला इतनी ज़्यादा या इतनी खतरनाक होती है कभी कभी कि पृथ्वी के वायुमंडल में भी प्रवेश कर जाती है। यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में भी ये परमाणु ऊर्जा प्रवेश कर जाती है कभी कभार, हमेशा नहीं हो सकता। तो इसको जैसे पृथ्वी है, ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो ऑरोरा बोरियालिस उत्तरी ध्रुव पे, नॉर्थ पोल पे इसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस, यानी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पे ऑरोरा बोरियालिस इसको कहा जाता है। सौर ऊर्जा का जो तूफान होता है सूर्य का, वो पृथ्वी पे पहुंचने की जो इसकी रेडिएशन पृथ्वी पे पहुंचती है, तो इसको नॉर्थ पोल पे बोला जाता है ऑरोरा बोरियालिस, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। डायरेक्ट पूछ सकता है ऑरोरा बोरियालिस क्या है, या पृथ्वी के जो सौर ज्वाला की जो रेडिएशन आता है पृथ्वी पे, उसकी उत्तरी ध्रुव पे क्या बोला जाता है। और ये साउथ पोल, साउथ पोल पे इसको बोला जाता है ऑस्ट्रियालिस, ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्लियर हो गए। ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस और ऑरोरा बोरियालिस। सौर कलंक समझ में आ गया, कोरोना और सौर कलंक। पृथ्वी से दूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी से दूरी, सूर्य की दूरी कितनी होती है। इसको हम मिटा लेते हैं, संरचना को समझने में आसानी रहेगी। सूर्य, पृथ्वी, ठीक है दोस्तों। दोनों के बीच में डिस्टेंस तो होगा ना, कितना किलोमीटर है, कितना 1000 किलोमीटर है, कितना करोड़ किलोमीटर है। तो इसमें देखो दूरियां बनती है 3। इसमें दूरियां 3 इसलिए बनती है क्योंकि जो पृथ्वी सूर्य के ऑर्बिट में चक्कर लगाती है, अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाती है, यानी कि सूर्य के ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ठीक है दोस्तों, ये है पृथ्वी, ये है सूर्य। तो इसमें 3 दूरियां इसलिए बनती है। एक तो होती है एवरेज, यानी औसतन दूरी, जो मिनिमम होती है, मिनिमम नहीं कह सकते, एवरेज, औसतन दूरी होती है औसतन दूरी। औसतन दूरी, औसतन दूरी, औसतन दूरी है वो है 14.98 करोड़।
किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यानी कि पृथ्वी और जो सूर्य के बीच में डिस्टेंस है वो है 14.98 करोड़ किलोमीटर। अब हमने 3 दूरियों की बात इसलिए की है क्योंकि सूर्य पृथ्वी अपनी कक्षा पे जो चक्कर लगाती है वो गोलाकार नहीं है। एक स्थिति ये होती है कि सूर्य से पृथ्वी थोड़ी दूर चली जाती है, और एक स्थिति जैसे ये दूर चली गई, यानी कि इसका जो कक्ष है, ऑर्बिट बोलते हैं इसको, कक्ष, इसमें पृथ्वी परिक्रमा करती है, बाकी ग्रह भी जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसको ऑर्बिट या कक्ष बोला जाता है। तो यहाँ पे इसके झुकाव के कारण, इसका चक्कर है पृथ्वी के झुकाव के कारण, पृथ्वी अपनी अक्ष पे कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अक्षांश पे झुकी हुई है, वो अगले चैप्टर में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो इसकी वजह से इसकी ऑर्बिट की जो चारों तरफ गोलाई में नहीं होकर कम ज़्यादा रहती है। तो यहाँ से यानी कि सबसे ज़्यादा दूर ये, और यहाँ पे पृथ्वी जब आएगी तो आप देख सकते हो कि यहाँ से सबसे कम दूरी बनेगी, इसलिए यानी कि सूर्य सबसे पास रहता है पृथ्वी के और यहाँ सबसे दूर रहता है। अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी अधिकतम दूरी है कितनी है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यह स्थिति बनती है 3 जनवरी को। अधिकतम दूरी अधिकतम दूरी बनती है 4 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, ये एक एक चीज आपको, इतने ऑब्जेक्टिव बनेंगे सूर्य के अंदर, एग्जाम में कम से कम 15 ऑब्जेक्टिव बनते हैं और क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। यह बनती है 4 जुलाई को स्थिति। हर वर्ष प्रत्येक 4 जुलाई को यह स्थिति बनती है कि सूर्य से पृथ्वी सबसे ज्यादा दूर होती है, वो अधिकतम दूरी 15.21 करोड़। एक होती है न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी अगर जब ये पृथ्वी ऑर्बिट का चक्कर लगाती हुई इस जगह पहुंचेगी, तो चित्र में देखा जा रहा है कि ये सबसे नजदीक है, ये सबसे दूर है, तो ये होती है 14 करोड़ 64 लाख, यानी 14.6 करोड़ किलोमीटर, 14.64 करोड़ किलोमीटर, 14.64 करोड़ किलोमीटर। ये स्थिति होती है 3 जनवरी को। प्रत्येक 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे पास में होती है। ठीक है दोस्तों, दूरी की जो काफी क्वेश्चन बनते हैं, कितनी दूर है, इसके चक्कर में 3 क्वेश्चन, और एवरेज पूछा जाता है 14.98 करोड़। एवरेज कभी कभी एग्जाम में 15 करोड़ भी दिया जाता है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर दिया जाता है। अधिकतम दूरी अगर पूछा जाए तो 15.21 करोड़, न्यूनतम दूरी अगर पूछा जाए तो 14.64 करोड़। स्थिति कब बनती है, अधिकतम दूरी की स्थिति बनती है 4 जुलाई को, और न्यूनतम दूरी की स्थिति बनती है 3 जनवरी को, और एवरेज जो है 14.3 करोड़, 14.98 करोड़। एक चीज़ इसमें समझने के लायक है और कुछ ज़्यादा नहीं है सूर्य में, अगर आप इसको ढंग से समझोगे तो सारे क्वेश्चन आराम से हल कर लोगे। व्यास कितना है, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का व्यास पिछले चैप्टर में बताया था आपको। पृथ्वी का जो व्यास है ये है ध्रुवीय व्यास। पृथ्वी के 2 व्यास हैं, यह है भूमध्य रेखीय व्यास और यह है ध्रुवीय व्यास, क्योंकि पृथ्वी अपने एक्स पे झुकी हुई है। तो इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इसके केवल भूमध्य रेखीय की भी एक चर्चा कर लेंगे। इसकी है 14,000, जो इसका जो व्यास है 14,756, और दूरी है 14,754,
14 किलोमीटर। आप सोच सकते हो जब पृथ्वी का व्यास 14,756 किलोमीटर है तो सूर्य का व्यास कितना होगा, यानी कि ये सूर्य है, पृथ्वी से तो काफ़ी बड़ा है। पृथ्वी तो इसके आगे 0.01% भी नहीं है। अब इसका व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। कितना होगा इसका व्यास? 13,92,000 किलोमीटर। पृथ्वी का सिर्फ मात्र 14,756, 14,714, और इसका सूर्य का जो व्यास है एक छोर से दूसरी छोर की, आप समझ रहे होंगे व्यास और त्रिज्या क्या होती है, मैथ का एक जो सिंपल सी परिभाषा है। यानी कि ये पृथ्वी की तुलना में 110 गुना ज़्यादा व्यास। आप इसको भाग करके देखेंगे, 13,92,000 को बटा 14,756, तो लगभग 110 गुना इसका जो अंतर है, डिफरेंट है पृथ्वी और सूर्य के बीच में इसका व्यास का, तो ये पता चल जाएगा। इसमें 3-4 ऑब्जेक्टिव बनते हैं। सूर्य का व्यास कितना, सीधा 13,92,000 किलोमीटर, पृथ्वी से कितना बड़ा है, 110 गुना। ठीक है दोस्तों। होता आयतन, वॉल्यूम। पृथ्वी का, सूर्य का आयतन यानी कि कितनी जगह घेरा हुआ है। आयतन होता है कितनी जगह घेरा हुआ है। इसका आयतन है 3,32,000, सॉरी 3,32,000 गुना है पृथ्वी के। अब पृथ्वी का हमको हर चीज में इसकी, क्योंकि आयतन और द्रव्यमान इतना ज्यादा हो जाता है, आयतन और द्रव्यमान, इसकी संख्या हमको, मतलब इसको गुणा करके अगर इसकी संख्या पता करेंगे तो इसमें इतनी असुविधा हो जाएगी, इसके करोड़ों अरबों में बोलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसकी तुलना करके, पृथ्वी की तुलना करके इसकी अध्ययन कर सकते हैं, पृथ्वी से कितनी गुना और कितने अनुपात में ये बड़ा है। पृथ्वी का जो आयतन है वो है पृथ्वी का जो आयतन है 10.28 इंटू 10⁻11 घन किलोमीटर। अब ये घन कहाँ से आ गया? आयतन में घन आता है और क्षेत्रफल में स्क्वायर आता है। ठीक है दोस्तों। पृथ्वी का आयतन है 10.28 इंटू 10⁻11 घन किलोमीटर, तो इसका गुणा है 3,32,000 गुना। ये है सूर्य का आयतन। ठीक है दोस्तों। सॉरी, इसमें थोड़ा सा वो है, तेरह लाख गुना। द्रव्यमान है 3,32,000 गुना, 13 लाख गुना। इसको एक सिंपल भाषा में समझ सकते हैं हम कि जैसे पृथ्वी, कितनी पृथ्वियां अगर एक जगह इकट्ठी हो जाए तो सूर्य का निर्माण कर सकती है, यानी कि 13 लाख पृथ्वियां। अगर 13 लाख पृथ्वियां एक जगह हो जाए तो सूर्य के बराबर जगह घेरेगी, या सूर्य का आकार की एक गोला बना सकती है, या सूर्य के आकार का एक पिंड बना सकती है। 13 लाख गुना इसका आयतन, पृथ्वी से गुना है 13 लाख गुना। इसमें स्पष्ट ऑब्जेक्टिव पता जाता है कि सूर्य का जो आयतन है पृथ्वी से कितना अधिक है और कितना है। ठीक है दोस्तों। दूसरा आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान
द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान होता है मास। मास, ठीक है, समझ गए होंगे। पृथ्वी और ये सूर्य, दोनों की तुलना करके इसको ज्ञात किया जा सकता है। पृथ्वी का द्रव्यमान है 5.97 इंटू 10⁻24 टन, यानी कि वजन, इसका वजन द्रव्यमान में वजन में नापा जाता है। तो इसका वजन है 5.97 इंटू 10⁻24 टन। अब सूर्य का कितना है, जब पृथ्वी का इतना है तो पृथ्वी की तुलना में इसे कर सकते हैं, क्योंकि जैसे पृथ्वी का है तो अगर आप इसको गुणा करेंगे 3,32,000 गुणा, 3,32,000 गुणा 32,000 गुणा। ओके दोस्तों, अब अगर हम इसको गुणा करने बैठेंगे 5.97 इंटू 10⁻24 इंटू 3,32,000 गुणा, तो ये संख्या काफ़ी बड़ी हो जाती है। और इसीलिए इसकी सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, या तो पृथ्वी से कितना गुणा है, 3,32,000 गुणा है, इसका द्रव्यमान कितना है। अगर इसका मल्टीपल करके एग्जाम में देगा तो 5.97 में पृथ्वी का इंटू 3,32,000 गुणा, इसका ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि इसका डाटा लिखना इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और असुविधा हो जाती है। तो इससे पृथ्वी की तुलना करके ही हर पॉइंट को सूर्य को समझाया जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी की जो हर डाटा वैज्ञानिकों ने खोज लिया और वो हमारे सामने मौजूद है। ग्रेविटी, गुरुत्व, सूर्य का गुरुत्व, सूर्य का गुरुत्व है पृथ्वी से 28 गुना। इसका मतलब समझते हो आप, 28 गुना, जैसे चंद्रमा का होता है 1/6 गुना, सूर्य का है पृथ्वी से 28 गुना।